हेलो। हाँ, रेडी। ठीक। चेक 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 चेक। एक्शन। शुरू कर दें। हाँ। तो सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जैसा कि मैं पिछले बार लाइव आना चाह रहा था लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, तो मैं आज पूरी तरीके से आपके बीच में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। मेरा नाम रामलाल है और मैं पारंपरिक कलाकार हूँ। मैं फोर्थ जनरेशन पपेटियर हूँ। धागे वाली कठपुतलियाँ मैं चलाता था और मैं पिछले करीब 30 साल से उत्तराखंड में हूँ और मैंने ट्रेडिशनल पपेट सीखा है और मैंने मेरे फादर से सीखा है। और मुझे आज थोड़ी कुछ चीज़ों पे बातचीत करने के लिए एक अवसर है जिसमें मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो कठपुतली जो है उसमें ट्रेडिशनली राजा महाराजाओं की कहानियाँ हुआ करती थी। परंपरागत कठपुतलियाँ मैं चलाना सीखा था मैंने। और फिर मैंने क्योंकि रेडियो टेलीविज़न ये सब चीज़ें आई तो परंपरागत कठपुतलियाँ थी उनको मैंने बंद किया और मैंने कुछ नए तरीके के पपेट्स बनाए हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। आज मुझे आपसे सब लोगों के सामने जो बात करनी है जिस विषय पे, कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर मैं थोड़ी सी बातें रखना चाहता हूँ। तो संस्कृति जो है वो मैं उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में भी थोड़ा बीच बीच में शामिल करता जाऊंगा। तो संस्कृति चार भागों में मैं देखता हूँ। संस्कृति को चार तरीके से मैं संस्कृति को समझता हूँ और ये मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे मेरा अनुभव मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारा भौगोलिक संस्कृति है। जिस क्षेत्र का जैसा भूगोल है उसी तरीके की संस्कृति धीरे धीरे वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर आधारित हमारी संस्कृति डेवलप होती है। जैसे हमारे उत्तराखंड में पहाड़ है, पेड़ है, नदियाँ हैं और बहुत बर्फ़ है, ठंडा है। मौसम में हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, हरियाली है और हमारे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। हमारे जो घुमावदार रास्ते हैं, गहराई है। तो इसी तरीके से हमारे जो संस्कृति के हिसाब से हमारे जितनी भी जो चीज़ें हैं रहन सहन के आधार पे हमारी संस्कृति डेवलप होती है। ये हर एक क्षेत्र का अनुभव ये कहता है, इसके आधार पे जीना शुरू होता है। दूसरे नंबर पे जो संस्कृति आती है वो होती है धार्मिक, यानी हमारी जो धार्मिक संस्कृति है। जैसे हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में देखेंगे आप, चार धाम हैं और हमारे यहाँ हज़ारों देवी देवता है। हर एक देवी देवताओं के अलग अलग तरीके की जागर है, मंडान है, बहुत तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ पे अलग अलग संस्कृति के अलग अलग देवताओं के, जैसे कितने ही करोड़ों देवता हमारे यहाँ बोले जाते हैं। और हमारी सांस्कृतिक रूप से हमारे देवी देवताओं का संस्कृति भी काफ़ी ज़्यादा है। उत्तराखंड की तीसरे नंबर की जो संस्कृति जिसको आता है वो है हमारा खान पान और रहन सहन। तो खान पान और रहन सहन जो है उसके आधार पे मैं अपनी बात को एक छोटी कविता जो घनश्याम सैलानी जी ने हमारे उत्तराखंड के बारे में एक छोटी खान पान के बारे में कविता जो लिखी थी, जो गीत उन्होंने, घनश्याम सैलानी जी हारमोनियम लेके जगह जगह, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका ये जो गीत है वो हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को, हमारे बीच में आज भी वो संस्कृति जिंदा है इस गीत के माध्यम से। तो ये गीत ऐसे है, हरची कख गढ़वालों को कोदो कंडाली, गोल गफा बनया रहंदा था जने गढ़वाली। मले था का माधो सिंह भंडारी ने कोदू खाई, कफू चौहान ने खाई, लोगों को सर ने झुकाई, कोदा का प्रताप यख बढ़ रहा गढ़वाली, हरची कख गढ़वालों को कोदो कंडाली। फिर देखिए, मलेथा का माधो सिंह भंडारी ने कोदो खाई, कप्पू चौहान ने खाई, राजों को सिर ने झुकाई। हमारे यहाँ पे भड़ों का राज रहा है, हमारे यहाँ पे कप्पू चौहान का राज रहा है। ऐसे वीर बहादुर लोगों की संस्कृति हमारी यहाँ रही है। फिर यहाँ कह रहे हैं, खानी जूनी जो पुरानी, हरची गेसी सभी दानी। हाँ, तो कनो दिन आगे आजकल कैसे दिन आ रहे हैं, ये खाना पीना जो हमारा था, कोदा कंडाली जंगोरा, ये सब चीज़ें इस गीत के माध्यम से धीरे धीरे उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी कैसे संस्कृति में परिवर्तन आया। सड़कें बनी, सड़कों के हिसाब से संस्कृति बनी।
तो ये एक और चीज़ हमारे गीतों के माध्यम से संस्कृति जिंदा है। अभी तीसरी हमारी जो संस्कृति है, हमारी सामाजिक संस्कृति। जैसे हमारे समाज के जितने भी पुराने जो आप देखेंगे, हमारे यहाँ ग्रुप डांस है, लोग मिलके नाच करते हैं, सब लोग मिलके, पुराने ज़माने के लोग एक जगह तबार में बैठते थे, बातचीत करते थे, बातचीत करने की संस्कृति थी। लोगों को घर नज़दीक नज़दीक थे, हमारे घर देखेंगे आप, नज़दीक नज़दीक घरों की संस्कृति, नज़दीक रहने से बातचीत नज़दीक से होती है। तो एक और संस्कृति का रूप है। तीसरी और चौथी जो संस्कृति है वो है कल्चरल संस्कृति, यानी हमारे गाने बजाने। जैसे आप यहाँ देखें, हमारे यहाँ ढोल है, ढोल दमाऊ, वो एक बहुत, ढोल दमाऊ के बिना कोई भी काम, हमारे पहाड़ का कोई भी रीति रिवाज बिना ढोल के संभव नहीं है। जैसे आप देखेंगे, शादी से लेके, मृत्यु भोज से लेके, चूड़ाक्रम से लेके, मंडाण, कितने तरीके के हमारी संस्कृति के जो गाने बजाने हैं वो हमारे ढोल के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ वादी भी बहुत थे, वादी वादिन का भी खेल हुआ करता था। ये भी हमारे यहाँ वादी वादिन भी आते थे, खूब जगह गाना गाते थे, लोगों के बीच में आते थे। तो अब ये मैंने सुना है करीब 250 प्रकार की तालें। कुछ साल पहले हमने एक कार्यशाला की थी जिसमें ये एक नारा था, एक किताब भी लिखी गई थी, विरासत ने एक किताब लिखी थी, ढोली रहेगा तो ढोल बजेगा। तो यानी अगर ये परंपरागत चीज़ें रहेगी तो ढोल बजेगी। इनमें आप धीरे धीरे इनकी ये हमारी पुरानी संस्कृति ख़त्म हो रही है। एक और सन 60 के आसपास में मैं कई ढोलियों से बात की, मैंने कई सारे जागरी और बाजगिर लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ढोल बंद करो एक रिवाज आया था, ढोल को बंद करना, यानी ढोल की संस्कृति को बंद करने के लिए एक कार्यक्रम चला था। और उस समय बहुत सारे लोगों ने ढोल बंद किया। पेसारा होता था, वो ढोल का बंद किया। ढोल तामापत्र में था, ढोल सागर एक पूरा का पूरा ग्रंथ था। ढोल सागर के नाम से एक ग्रंथ है जिसमें कई प्रकार की चीज़ें गाई जाती है। अब देखिए, थड़िया, चौपला, झुमेला, हाँ, मंडाण, शब्द, ये सब चीज़ें ढोलों में अलग अलग तरीके से बजाई जाती थी और गाई जाती थी। अब ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है, हमारी पुरानी संस्कृति कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आजकल ग्लैमर ज़्यादा आ रहा है। संस्कृति बचेगी तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमारी संस्कृति को ज़िंदा रहना ज़रूरी है। पहाड़ बहुत भाग्यशाली है अभी भी, कि अभी भी हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ज़िंदा है, अभी भी लोग ज़िंदा है। अब ये कैसे बचाई जा सकती है? तो मैं ये जो अनुभव अपने जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये मेरे 30 साल के अपने एक्सपीरियंस है। मैं पहाड़ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन पहाड़ में क्योंकि मैं 30 साल से हूँ, तो पहाड़ की संस्कृति को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जाना, पहचाना, समझा। जब मैं शुरू में आया था तो मुझे ऐसा लगता था, अरे वाह क्या बात है, क्या ठंडा पानी है, क्या हरियाली है, कितनी हवा ठंडी है। क्योंकि मैं राजस्थान से आया था, पानी भी ज़्यादा था यहाँ पे। और मैंने जब धीरे धीरे मैं जब इसके अंदर गया तो फिर यहाँ की कठिनाइयाँ भी मुझे समझ में आने लगी। जितना आप सुंदर दिखता है, जितने हम सुंदरता में रहते हैं, उतनी हमारे लोगों की परेशानियाँ भी ज़्यादा थी। मैं यहाँ आया तो पहले पुराने ज़माने जो मेरी कठपुतलियाँ थी उसमें सांस्कृतिक बदलाव कैसे आया। मेरी कठपुतली में सांस्कृतिक बदलाव मुझे इतना पता है कि मैं जब ये कला में आया तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसको ज़िंदा रखूँगा, इसको मैं कभी भी अब इसको मैं ख़त्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे इसका महत्व पता चल गया। ये मेरे लिए एक हथियार है। पुराने ज़माने की जो हमारी कठपुतलियाँ होती थी वो ऐसी राजा महाराजाओं की कठपुतली होती थी। ये जैसे इसमें ये एक तरीके का पपेट है, एक इधर भी एक पपेट है जो इसी तरीके की पपेट है। तो ये पुराने ज़माने की पपेट, ये 2 धागे वाली कठपुतली है, ये 2 धागे से चलती है। तो मैंने इसकी जगह नए तरीके की कठपुतलियाँ के धागे वाली रखी, लेकिन कुछ परिवर्तन मैंने इसमें किया। धागे वाली में एक और बात थी, जैसे 6 धागे वाली कठपुतली है, ये 6 धागे से चलती है, ये इसमें 6 धागे हैं। तो अलग अलग प्रकार के धागे होते हैं, 4 धागे, 6 धागे और 12-14 धागे भी होते हैं। तो ये 4 धागे वाली जो कठपुतली है, इसका ये बहुत गजब से, ये बहुत अच्छी तरीके से, ये पुराने ज़माने की जो कठपुतली है वो ये धागे की वजह से, धागे से चलती है।
तो धागे से ये कठपुतली बहुत एक्शन करती है, ये कमर हिला सकती है, ये अपना डांस दिखा सकती है। तो ये धागे की वजह से चलती है, धागे वाली कठपुतली इसको। तो ये 6 धागे वाली कठपुतली है। मैंने सोचा कि ये राजा महाराजाओं की कठपुतलियाँ, हमारे अब राजा महाराजाओं का टाइम नहीं है, संस्कृति बचाना तो ज़रूरी है, तो उसकी हिस्टोरिकल कहानियाँ बनाई जा सकती है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन मैंने कुछ नई कठपुतलियाँ बनाई। जैसे मैं आया यहाँ पहाड़ में, तो मैंने पहाड़ी कठपुतली बनाई। ये मैंने पहाड़ी कठपुतली इसको बनाया। जैसे हमारे यहाँ चमोली में, और आप जैसे हमारे यहाँ पे जो लोग तिब्बत और जो भोटिया हैं, वो जो तिब्बत के क्षेत्र से आते थे, तो उनका हमारे यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक डांस है पूरा का पूरा, ऐसे ही कपड़े पहनते। तो उसमें ये डांस का ये वाला डांस का ये हिस्सा है। और ये ऐसे पूरा एक ग्रुप डांस के लिए यहाँ पे पपेटें बनाई है। ये मैंने नई तरीके की पपेट्स बनाई हैं। ये नया तरीके का ईजाद किया है मैंने कठपुतलियाँ। फिर मैंने यहाँ के हमारे जो जीव जंतु है, जैसे बाघ, हाँ, तो ये मैंने बाघ भी नए तरीके से बनाया है। ये भी पहले वाले पपेट्स में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन कला ज़िंदा रखने के लिए हमें कुछ नयापन भी उसमें डालना पड़ेगा, ये बात मुझे समझ में आई है। लेकिन नयापन क्या, तो हमारे जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, अगर वो ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा दिन ज़िंदा रहेगी। जैसे हमारे यहाँ का ये एक और पपेट मैंने बनाया है, ये सबसे बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल नंद साहब, सब लोग ठीक ठाक हैं? अभी क्या करें, फौज में काम करते करते कई साल हो गए। फौज से रिटायर्ड होके जब यहाँ आया तो अभी यहाँ की परेशानियाँ, तो खैर आजकल खेती करता हूँ और सब लोग लॉकडाउन में बंद भी हैं। तो मैंने सोचा भाई अब जीने के लिए खेती ज़रूरी है, और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में लगा हुआ हूँ। गाय भैंस भी पाल रहा हूँ, और क्या करूँ, सब तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सामाजिक तरीके के कुछ जो मुद्दे हैं, जो हमारे जीवन के मुद्दे हैं, तो मैंने कुछ पपेट्स, ये नए तरीके की कठपुतलियाँ ईजाद की है। आजकल मेरे मन में एक और पपेट भी चल रही है। जैसे अभी इस लॉकडाउन के दौर पे कठपुतली तो कठपुतली है, आप इसके माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो अभी इस लॉकडाउन में मेरे को ये समझ में आया कि मुझे ये पैर की पपेट बनाई मैंने। पैर से भी पपेट बनाई जा सकती है, पैर की पपेट भी बनाई जा सकती है। तो पपेट के कई तरीके की चीज़ें मैंने बनाई हैं। सांस्कृतिक रूप से मुझे लगता है कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना, परंपरागत चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, मैं कठपुतली के माध्यम से जितने भी हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, इन सब के माध्यम से समाज परिवर्तन के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने कुछ हमारे एक और छोटी चीज़ मैंने जो समझ में आती है, जैसे क्या है कि आप अपनी बात कैसे रखें। तो हमारा एक छोटा मैं कठपुतली के माध्यम से ही अपनी बात रखना ज़्यादा अच्छा समझूंगा, जो कि आपको थोड़ा बोरिंग ना लगे। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, ये कठपुतली के गाने थोड़े अलग तरीके के हैं। कठपुतली के गाने जो हैं, मैं आपके बीच में एक छोटा गाना रखना चाहता हूँ। हाँ, तो कठपुतली के माध्यम से रखता हूँ। ये एक और पपेट बनाया है मैंने, तो मैं इसको कैरेक्टर आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। हेलो मित्रों, नमस्कार। मुझे पहचान रहे हैं, मेरा रंग देख रहे हैं ना? मैं हूँ खतरा, संस्कृति के लिए खतरा, मैं लोगों के लिए खतरा। मैं ऐसा खतरा हूँ जो दिखाई नहीं देता। मैं लोगों के दिमाग में घुस जाता हूँ और उनकी सोच बदल देता हूँ। किसी भी तरीके से उनकी सोच बदलता हूँ, सोच बदलने का काम करता हूँ। मुझे कौन चीज़ ख़त्म कर सकती है, वो ये है कि लोगों की सोच, दिमाग की सोचने की क्षमता मुझे ख़त्म कर सकती है। जैसे मैं लोकतंत्र के लिए भी खतरा हो सकता हूँ, मैं कल्चर के लिए भी खतरा हो सकता हूँ। मैं जितने भी जो आसपास में लोग रहते हैं, अगर ध्यान नहीं रखेंगे, मेरा कोई तोड़ नहीं ढूंढेंगे, तो खतरा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या मेरा समाधान क्या है। हम भी यहाँ चंद घड़ी, तुम भी यहाँ चंद घड़ी, लाख दुश्मनी को सही हाथ मिलाते रहिए।
ऐसे भी क्या फासले के गीत भी ना गा सके, सुर नहीं मिला सकते ताल मिलाते रहिए, हम भी यहाँ चंद घड़ी तुम भी यहाँ चंद घड़ी, इस अनंत सृष्टि में क्या गरीब क्या राजा, बूंद है समुंदर में याद दिलाते रहिए, हम भी यहाँ चंद घड़ी तुम भी यहाँ चंद घड़ी, धीमे धीमे ही सही जहर को करिए बाहर, खुल के नहीं हंस सकते होठ हिलाते रहिए, हम भी यहाँ चंद घड़ी तुम भी यहाँ चंद घड़ी। सोच बदल सकते हैं। तो सोच बदलने से क्या है कि हम इस समाज में जितना जीवन मिला है, आप देखेंगे इस समय पूरी जीने की संस्कृति बदल गई लोगों की। अभी ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, यानी आप सामाजिक दूरी बना के रखो। अब बताइए, सामाजिक दूरी बनाना, शारीरिक दूरी बनाना समझ में आता है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाना समझ में नहीं आता है। सामाजिक दूरी अगर बन जाएगी, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। संस्कृति जो है वो कैसे बदल रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आप एक और बात समझें, पुराने ज़माने में ढोल से एक नौबत लगती थी, नौबत सुबह सुबह लगती थी। ढोल, हमारे उत्तराखंड का ढोल बहुत बड़ा वाद्य यंत्र, तो उससे नौबत बजती थी। तो नौबत बजने का मतलब है लोग सुबह उठ जाते थे, आराम से टाइम से उठ जाते थे। जब दूर तक कोई रहता था तो ये टेलीफोन और ये आजकल अब तो लोग कह सकते हैं कि यार आप क्या बात करते हो तुम, हाँ अब तो मैसेज कर दो, फटाफट व्हाट्सएप करो, मैसेज मिल जाएगा, साथ में फ़ोटो भी दिखा दो, प्रॉब्लम भी दिखा दो। लेकिन ये भी पुराने, ये सब बेस जो थी हमारे पारंपरिक चीज़ें ही रही है। तो नौबत का क्या था, वातावरण सर्जन का काम करती थी। ये मैसेज देने का काम तो करती है, लेकिन नौबत वातावरण सर्जन का काम करती थी। ये मशीनें क्या है, मैं मशीनों के बारे में कहता हूँ कि जैसे देखिए, कम्युनिकेशन करने के कई सारे तरीके हो सकता है। एक है वन वे कम्युनिकेशन, एक है टू वे कम्युनिकेशन, और एक है थ्री वे फोर वे कम्युनिकेशन। तो ये नौबत और हमारे ट्रेडिशनल माध्यम जो थे, ये थ्री वे फोर वे कम्युनिकेशन करते थे, वातावरण सर्जन भी करते थे, कई चीज़ें करते थे। ढोल से कितने भी दूर जा रहे हैं, चढ़ाई में उतर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, सब चीज़ें ढोल से पता चल जाती थी। ढोल में पहले एक और बहुत पैसारा होता था शादी के टाइम पे, इतना गजब का आपस में दो ढोलियों के बीच में आपस की बातचीत होती थी। वो एक मनोरंजन का साधन था, खूब अच्छी तरीके से लोग सुनते थे उसको, और उन लोगों को उनकी आजीविकाएं भी थी। ढोल दमाऊ बजाने वालों के साथ डडवार सिस्टम हुआ करता था, समाज की जिम्मेदारी थी कलाएं। अभी आप देख लें इस लॉकडाउन के टाइम पे इन कलाकारों के जीवन का भविष्य का क्या है, इनके पास कौन सी परमानेंट नौकरी है, ये तो लोगों पे निर्भर थे। और लोगों ने भी, अब पुरानी संस्कृति बदल गई धीरे धीरे, डडवार सिस्टम बदल गया धीरे धीरे। वो डडवार सिस्टम कितना बढ़िया था कि समाज ने संस्कृति की जिम्मेदारी, संस्कृति कर्मियों की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। उससे पहले राजाओं ने संस्कृति कर्मियों की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। अब ना तो सरकार जिम्मेदारी उठा रही है, ना तो लोग जिम्मेदारी उठा रहे। तो यानी इसका मतलब ये है, लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा था, नौबत। ढोल क्या बजता था, सबकी खुशियों के लिए। ढोल में क्या गाया जाता है, सबके लिए मंगल कामनाएं गाई जाती है। ढोल वातावरण सर्जन का काम करता था। ऐसे ही हमारे जो पुराने ज़माने के जो जैसे वादी वादिन आया करते थे। एक और, हाँ, ढोल से जुड़ा हुआ एक और किस्सा है। चैत के महीने में पूरे महीने ग्रुप आते थे, घर घर जाते थे और गाना गाते थे, और चैत के हजारों गीत गाते थे लोग। अब वो धीरे धीरे चैत के गीत गाना बंद हो गए। क्यों गाना बंद हो गए? क्योंकि अब आजकल लोग सुनने वाले नहीं रहे। मैं आप सब लोगों से फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, आप जितना भी मशीन का इस्तेमाल करिए, मशीन का इस्तेमाल करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल होना
बहुत ज़रूरी है। कहानियाँ, किस्से, कठपुतली, ये सब चीज़ें क्या थी। अभी देखिए आजकल क्या है, सब लोग बच्चे जो है सब मोबाइल से चिपके हुए रहते हैं, कार्टून देखते हैं, भीम देखते हैं। भीम अच्छी बात है, बच्चों को कई सारे शब्द बोलने सीख जाते हैं, लेकिन वो अच्छा इंसान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसमें अच्छे इंसान के गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसमें जो वास्तविकता आ रही है कि नहीं। अब एक कार्टून उड़ता है और वो भीम उड़ के लात मारता है किसी को, बच्चा देखता है, अब बच्चा भी उड़ने की कोशिश करता है। ऐसे कई पिछले कुछ शक्तिमान जैसे चीज़ें आई थी, बच्चे गिर गए थे। ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें दिखाया जा रहा है। कुछ चीज़ें आप दिखाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल कीजिए, कहानियों का इस्तेमाल कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी परंपरागत चीज़ों को उनको ज़िंदा रखना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे परंपरागत चीज़ों में और एक दो चीज़ें कहनी है। अभी बहुत खुशी की, अब ये महामारी से, इस कोरोना से दुख तो बहुत बड़ा हुआ है। कई हज़ारों लोगों के रोज़गार चले गए हैं, कई लोगों की जानें चली गई है, उसकी तुलना तो नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात क्या हुई है कि पहाड़ से के लोग वापस पहाड़ में आ रहे हैं। अभी पहाड़ पूरी तरीके से हरा भरा नज़र आ रहा है, पहाड़ में लोग रह रहे हैं। ये लोग पहाड़ में रहना शुरू करें और कम से कम आजीविका में भी आदमी का जीवन चला, पर ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है, लाइफ इतनी बदल रही है, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी संस्कृति बचेगी कितनी नहीं बचेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन संस्कृति का बचाना, संस्कृति को ज़िंदा रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जाते समय मुझे एक दो चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण लगती है, जिनको कहना है कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या है। मैंने बहुत सारी कठपुतलियाँ यहाँ बना रखी हैं, नदी की पपेट, चिड़िया की पपेट, बादल की पपेट। और मैं इस महामारी के तौर पे मेरी भी ज़िंदगी के कई सारे, अभी लाइव शो नहीं हो रहे, कहीं पे जा नहीं रहे हैं, धीरे धीरे ये कलाएं, सबके लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन कलाकारों के लिए कोई भी सोचने वाला अभी भी नहीं है। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये जो हमारी विरासत है, ये हमारी जो परंपरागत चीज़ें हैं, ये हमारी विरासत है, इनको बचाना बहुत। एक पुराना गीत है जो आज के काफ़ी साल पहले ये लिखा गया है, बहुत लोगों ने बहुत बार गाया है, बरसों से गाते आ रहे हैं। तो मैं आपके सामने ये गीत जरूर गाना चाहता हूँ, आप सुनिए। पर्यावरण के बारे में कैसे कैसे बात को रखा है, पर्यावरण की किस तरीके से चीज़ को ये सरल गीत से रखा है। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। जन्म हुआ जब तेरा बंदे पलंग बिछाया लकड़ी का, तुझे झूलने को बनवाया वो था पालना लकड़ी का। खेल खिलौने थे लकड़ी के, हाथी घोड़ा लकड़ी का, जिसे पकड़ कर चलना सीखा वो डंडा था लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बड़ा हुआ जब खेलन चलिया गुल्ली डंडा लकड़ी का, पढ़ने को जब गया रे बंदे किताब पेंसिल लकड़ी का, तुझे पढ़ाने के खातिर में डर दिखलाया लकड़ी का। पढ़ लिख कर जब ब्याहने चलिया रेल का डिब्बा लकड़ी का, सासू जी के दरवाजे पे वो डोला था लकड़ी का, जिस पाटे पे खड़ा हुआ था वो पाटा था लकड़ी का। शादी करके घर में आया दाव भूल गया छकड़ी का, अब तो फिक्र लगी है बंदे तेल वो लूण और लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। मतलब क्या, मरने से लेके जन्म तक लकड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, और हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। ये भी हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है कि हम पहाड़ में हमारा जन्म है, पहाड़ में हम लोग रह रहे हैं। तो पहाड़ जंगल से ही महत्वपूर्ण रहेगा। पहाड़ की सुंदरता, हमारे यहाँ के नदी, धारे, झरने, अगर ये सब चालू रहेंगे तो ही मज़ेदार है। तो मुझे ये सब चीज़ों का बहुत बहुत समझ में आ रहा है। पुराने धारे सूख रहे हैं, पुराने झरने सूख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप सोचिए, नल का पानी और धारे का पानी कितना बड़ा फ़र्क है। गर्मियों में ठंडा रहता था और ठंड में गर्म रहता था। ये हमारी संस्कृति के हिस्से थे जो आज ख़त्म हो रहे हैं। तो जो कल्चरल संस्कृति है उसको भी ज़िंदा रहनी चाहिए, और हमारी जो प्राकृतिक संसाधन की संस्कृति है उसको भी ज़िंदा रहना चाहिए। और
ये ज़िंदा रखने के लिए आप तमाम लोगों, जब तक संस्कृति कर्मी, जब तक संस्कृति से प्यार नहीं करेंगे तब तक ज़िंदा रहना असंभव है। हमारे पहाड़ के हज़ारों गीत है, एक 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 नदी नाला झरना हर चीज़ के गीत बने हुए हैं। हमारे पहाड़ में कितने सारे ताले हैं, कितने सारे वाद्य यंत्र है, हुड़का है, डोर है, थाली है, सब चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को बचाते हुए अपनी ज़िंदगी को बचाएं। आप सब लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और कलाएं बचाइए, संस्कृति बचाइए, अपने आप को बचाइए। नमस्कार।